दोस्तों अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आज की वीडियो ज़रूर देख लेना। 10 से 15 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, मतलब फ्री इंटर्नशिप आप इस वीडियो को बोल सकते हो, क्योंकि फ्री में काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने वाले हो। आप स्टील से लेके कंक्रीट तक, कंक्रीट से लेके पेंट तक, सब चीज़ों की कैलकुलेशन, उनके बारे में सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मतलब हम काफ़ी चीज़ें इसमें करने वाले हैं जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। जब एग्जीक्यूशन में जाओगे, साइट पे जाओगे, ये ज़रूर काम आएगा। और किसी इंटरव्यू में बैठोगे, ये 15 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप इसको एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन भी ले सकते हो, साइट विजिट भी ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साइट पे ले जाऊँगा, वहाँ समझाऊँगा, दिखाऊँगा। और एक फ्रेशर्स के लिए फ्री प्रैक्टिकल वीडियो है, और ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे कंसील्ड बीम होते हैं, स्लैब बीम होते हैं, कैंटिलीवर बीम है, उनके बारे में। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कंसील्ड बीम सोच के आपको थोड़ा वो हो रहा होगा डाउट, इसको हम हिडन बीम और स्लैब बीम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी स्टील डिटेल क्या होना चाहिए, क्यों प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। लाइव साइट पे लेके जा रहा हूँ आपको। वहाँ आप देख रहे हो सामने, ये हमारा है स्लैब बीम। ये तो काफ़ी देखा भी होगा आपने स्लैब में, अगर आप साइट इंजीनियर हो या स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने कंसील्ड बीम के बारे में ज़्यादा सुना होगा। तो ये होता है हमारा स्लैब बीम। जो स्लैब बीम होता है उसकी थिकनेस सेम होती है जैसी हमारी स्लैब होगी। जितनी की हमारी स्लैब होगी उतने की ही उसकी साइज़ होता है। जो इसका स्टील डिटेल रहता है वो मैं बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो 12 का स्टील प्रोवाइड करते हैं मेनली हम इसमें, और डिपेंड करता है लोड पे भी और किस टाइप पे किस जगह प्रोवाइड कर रहे हो उस पर। मेनली आपको 12 का 3 ऊपर, 12 का 3 नीचे और 10 का रिंग इसमें प्रोवाइड करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कंसील्ड बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं और इनमें क्या ज़रूरी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ये आज मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले अभी मैं बताता हूँ, कंसील्ड बीम हमारा जो हिडन बीम होता है वो प्रोवाइड करते हैं हम। क्या होता है देखो, बहुत जगह पे जो हमारी फ्लोर की हाइट होती है वो कम करने के लिए हमें नई नई चीज़ें करनी होती हैं। तो ये नई टेक्निक है कि आप इससे क्या होता है, जो टी बीम होता है, आप इसके साथ में ही आप देख रहे होंगे कि नीचे डक्ट जैसे है वो हमारा टी बीम है स्लैब के साथ, और नीचे लटक रहती है। लेकिन जो कंसील्ड बीम होता है वो स्लैब के सरफेस में ही दिखता है। नीचे से आप देखोगे तो आपको फ्लैट सरफेस में ही दिखेगा। तो इसलिए हम मेनली इसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, कहीं कहीं क्या होता है 6 मीटर से बड़ा स्पैन हो गया या बड़े बड़े स्पैन होते हैं, तो वहाँ बीम ना खर्चा बचाने के लिए, फॉर्म वर्क का खर्चा या काफ़ी चीज़ों का लेबर कास्ट, मटेरियल का कास्ट बचाने के लिए हम हिडन बीम या कंसील्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हम इसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा मेनली जहां आप देख रहे हो, ये हमने यहाँ क्यों प्रोवाइड किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ क्या फंड है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा मकसद हैं कंसील्ड बीम के प्रोवाइड कर देंगे। मैं कंसील्ड छोड़ के आपको स्लैब बीम बोलूँगा। अभी स्लैब बीम हमने यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ आता है कटआउट। तो कटआउट आएगा जो हमारा मेन बार होगा। देखो स्लैब का जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है वो वहाँ पे कट हो जाएगा। जैसे अब जहाँ पे आप चौक का मार्जिन देख रहे हो, वहाँ में आगे आपको शटरिंग भी दिखाता हूँ, हमने शटरिंग किया हुआ है इसका बाद में। तो यहाँ इसका मेन रीइंफोर्समेंट कट रहा है, तो यहाँ जो ये सेक्शन होगी वीक हो जाएगी क्योंकि ये कैंटिलीवर टाइप बन जाएगी। तो इसीलिए क्या है, यहाँ स्लैब बीम प्रोवाइड किया है कि जो उसका लोड आएगा वो उसको कैरी कर सके। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हमारा कटआउट है, जहाँ शटरिंग के बीच में कटआउट है, यहाँ हमारा स्लैब बीम आ गया। तो इससे इसको प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये एक रीज़न भी है हम स्लैब बीम प्रोवाइड करते हैं जहाँ आपको ज़रूरी होता है। अभी दूसरी चीज़ क्यों प्रोवाइड करते हैं, कई जगह पे हम स्लैब बीम इसलिए प्रोवाइड करते हैं। देखो कुछ चीज़ें एलिवेशंस होती हैं कि नीचे से ही दिखेंगी, और वो सेक्शन आपकी कैंटिलीवर भी हो सकती है या सिंपली स्पोर्टेड भी हो सकती है। लेकिन नीचे से अगर वो एलिवेशन दिख रही है और नीचे अगर उसकी लटक दिखे बीम की तो वो ख़राब दिखेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, स्लैब में ही हिडन बीम डाल देते हैं। तो यही मकसद रहता है हमारा हिडन बीम डालने का, कि जो हमारा मेन बार पड़ता है वो कहाँ आपको डालना होता है और क्रैंक बार कैसे डलता है। तो सबसे पहले जो सामने आप देख रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना है जब भी आपका जो भी मेन बार पड़ेगा, अगर हम अल्टरनेट बेंट अप की बात करें या ऐसे मेन बार की बात करें, वो आपका हमेशा शॉर्टर स्पैन में रहेगा।
तो इसी स्पैन की अगर हम बात करें, यहाँ ये मार्किंग की जा रही है, देखो होता क्या है, ये शॉर्टर स्पैन पे मार्किंग की जा रही है। यहाँ जो ड्राइंग में मेंशन था 135 के सेंटर से आपको मेन बार प्रोवाइड करना है अल्टरनेट बेंटअप। तो हम ये देखो, ये पहले आप स्पान देख लो, ये लंबा स्पान इस तरफ है और छोटा इस तरफ पड़ता है, मतलब ऐसे लंबा ये है 8 मीटर और ऐसे है ये 4 मीटर में। एक बार आपको साइड से भी दिखा देता हूँ, ये हो गया लंबा, आपको दिख गया कितना बड़ा स्पैन है। बीम के अंदर अंदर देखना, तो इसमें हमें छोटर स्पैन पे मेन बार प्रोवाइड करना है और बड़े स्पैन पे डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमेशा जब आप मेन बार प्रोवाइड करोगे, मैं दिखाता हूँ क्या कैसे होता है। पहले जो, जैसे मैंने कहा 135 का सेंटर रहेगा, पहले आपको जो सिंपल मेन बार होगा वो आपको प्रोवाइड कर देना है। ये देखो जैसे हमने डाल दिया, ये बीम के अंदर जाएगा, ये देखो सामने दिख रहा है आपको, बीम के अंदर चला गया। और इसमें 135 से ज़्यादा जगह दिख रही होगी आपको, क्यों? क्योंकि जो इसके बीच ऊपर सरिया आएगा वो अल्टरनेट बेंटअप अभी आने वाला है। ये देखो स्पेसिंग कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ बीच बीच में अभी अल्टरनेट बेंटअप बार आ जाएगा। वो क्या करेंगे, वो बीम के ऊपर से हमेशा जाता है और ये ऊपर इसमें सरिया हमने बांध दिया, ये नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके ऊपर बेंटअप डाल दिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया जाएगा, फिर बेंटअप मार के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम बांध देते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। शॉर्टर स्पैन में आपको मेन बार प्रोवाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आपको बेंटअप डाल के ये सब चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले आपको कंक्रीट को देख के क्या आता है, मतलब पहली चीज़ हम देखते हैं उसमें एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के लिए क्वेश्चन है, द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। जो हम फाइन एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, तो उसका साइज़ कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, 4.75 mm जो होता है, उससे कम का जो साइज़ होता है उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और ऊपर उससे चला जाता है तो वो फाइन एग्रीगेट नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, जब क्या होता है, जब भी जो इंग्रेडिएंट है, जैसे कंक्रीट आप देख रहे हो, ये प्रॉपर अच्छा कंक्रीट है, एक वर्केबल कंक्रीट है। तो कंक्रीट में जब कभी क्या होता है, जो मटेरियल होता है कंक्रीट का, एग्रीगेट, सैंड या सीमेंट या पानी, वो जब अलग अलग पड़ने लग पड़ता है प्लेसिंग के दौरान, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी सेग्रीगेशन। ये हर एक क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन हम उसे सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होता है एज़ कम्पेरेटिव कंक्रीट। ये हमेशा याद रखना, हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज़्यादा होता है और स्टील का हमेशा कम होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो सेटिंग टाइम होता है हमारा, सीमेंट या कंक्रीट बोल लो, तो उसको हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हमारा सेटिंग टाइम जल्दी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसमें जिप्सम ऐड कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जिप्सम जब भी उसमें ऐड करेंगे तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा। आपको बताता हूँ, मैंड्रिल का ये टॉपिक रहने वाला है। जिन लोगों को पता है तो आइडिया लग गया होगा कि मैंड्रिल क्या है। तो सामने आप देख रहे हो हमारा क्या चल रहा है, स्टील। तो इसमें क्या होता है, जो बेंड होता है, आप देख रहे हो ये डेवलपमेंट लेंथ है, उसके लिए हमें बेंडिंग करनी पड़ती है, या एंकरेज लेंथ हम जिसे बोलते हैं उसे बेंडिंग करनी पड़ती है। ये जो सरिया है एल देख रहे हो आप, इसको बेंड करने का क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब अगर प्रॉपर से आप बेंड नहीं करोगे, जब उस स्टील पे लोड आएगा वो वहीं से क्रैक होगा और फेलियर होने के चांसेस वहीं से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बेस पॉइंट है किसी चीज़ का और लोड पड़ेगा, अगर प्रॉपर बेंडिंग उसको नहीं की है तो वो फेल हो जाएगा। तो इसको भी एक प्रोसीजर होता है, IS कोड कहता है प्रॉपर बेंडिंग का। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम बेंडिंग करते हैं। ये है हमारी सामने देख रहे हो बेंडिंग मशीन है, इसी पे हमारी बेंडिंग होगी, और यहाँ मैंड्रिल लगता है। ये जो सामने देख रहे हो ये मैंड्रिल है, इसी पे हम बेंडिंग करते हैं। लेकिन इसमें आपको कितनी बेंडिंग करनी होती है वो क्या डिपेंड होती है, वो आपको करनी होती है 8D के हिसाब से। ये मतलब IS कोड में सब मेंशन किया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर से 8D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करोगे और बेंडिंग करोगे तो प्रॉपर जब सरिये पे लोड आएगा वो प्रॉपर्ली नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जहाँ से बेंड हुआ होगा वहाँ से टूटने के या फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ मैंड्रिल आपको किस हिसाब से चूज़ करना होता है। देखो, जो भी डाया का सरिया होगा, जैसे हमने लिखा है रीबार साइज 8 mm, और फिर आपको कितने का मैंड्रिल यूज़ करना है, 4x D करना है। अगर 8 mm का स्टील है तो 32 mm का हमारा मैंड्रिल यूज़ होगा। अगर 10 mm का बार है तो 4D हमें मैंड्रिल यूज़ करना है, मतलब 40 mm उसका डाया होगा मैंड्रिल का, तो वो आपको यूज़ करना है। अगर हम बढ़ते हैं आगे 12 mm का, अगर आप 12 mm का सरिये की बेंडिंग करते हो तो 8D मैंड्रिल आपको यूज़ करना है, मतलब 8 × 12 हो जाएगा हमारा 96। फिर हमारा अगर 16 mm का बार है तो उसमें भी हमें मैंड्रिल यूज़ कौन सा करना होता है, 8D के हिसाब से, तो 8 × 16 हो जाएगा हमारा 128 mm। फिर आपको 20 का अगर डाया है तो 8 × 20 160 mm,
25 का है तो 8 इंटू 25 वो 200 mm आपको मैंड्रिल यूज़ करना होता है। ये क्वालिटी के पॉइंट से बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। स्टील वर्क में अगर आपको क्वालिटी देखनी है वर्क की, बाकी तो बार बेंडिंग, शेड्यूल, बाइंडिंग वगैरह देखनी है, लेकिन अगर उसकी बेंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो वो फेलियर सबसे जल्दी होगा। ये देखो हमारा ये है 16 mm का बार, तो इसमें जो प्रॉपर तरीके से की गई है, इसमें जो मैंड्रिल यूज़ किया गया है, जैसे आपने जो शीट में देखा वो आप कहीं नोट भी कर लो। जब भी आप साइड पे बेंडिंग करवाओगे तो आपको इसी हिसाब से 8D या 4D के हिसाब से मैंड्रिल यूज़ करना है। ये जो साथ देखिए वायर मैश इसको किया हुआ है, फुटिंग की जाली है, इसमें जो 10 mm का बार यूज़ हुआ है उसमें भी प्रॉपर तरीके से बेंडिंग की गई है। वाइट वॉश जो हम करते हैं, अगर आपकी दीवार है, जैसे सामने आप देख रहे हो लिफ्ट है, लिफ्ट में वाइट वॉश किया जा रहा है, तो इसकी हमें क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, जो हमारे थंब रूल बने हुए हैं उन्हीं के हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा स्टार्ट की वीडियो में लिफ्ट में हो रही थी, तो लिफ्ट एक 4 मीटर लंबी थी वो, और नीचे वो उसकी डेप्थ कितनी है 40 मीटर। मतलब हमें एरिया मिलना चाहिए। अगर आपकी दीवार है 4 मीटर बाय 5 मीटर की, 10 मीटर बाय 20 मीटर की, मतलब उसकी लेंथ चाहिए और उसकी हाइट चाहिए, 2 चीजें चाहिए होती हैं इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए। पहले थंब रूल देख लो, फिर हम इसके नीचे बढ़ेंगे। जो ये 4 मीटर और 40 मीटर मैंने लिया है, ये आगे हमारे काम आएगा। तो हमारा थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल कहता है अगर आपका 10 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसमें आपको लगा लो 10 स्क्वायर मीटर कैसे हो जाएगा, 2 मीटर ऐसे और 5 मीटर उसकी डेप्थ। ये हमारा एक थंब रूल है। 10 स्क्वायर मीटर में एक कोट अगर आप करते हो तो उसमें आपको 2 kg लाइम लगेगा, व्हाइट वॉश लगेगा, और ग्लू कितना लगेगा 0.07 kg। मतलब 10 स्क्वायर मीटर में अगर एक कोट करते हैं। फिर अगर 10 स्क्वायर मीटर में हम 2 कोट करते हैं तो उसमें हमारा जो लाइम लगेगा 2.8 kg लगेगा, 2 कोट मारने हैं, और ग्लू हमारा लगेगा 0.085 kg। फिर हमारा 10 स्क्वायर मीटर एरिया है सेम, और 3 कोट अगर आपको मारने हैं तो उसमें आपका कितना लाइम लगेगा 3.5 kg, और जो ग्लू फेविकोल लगेगा 0.12 kg आपका ये लगेगा। ये हमारा थंब रूल है। ये थंब रूल कहाँ से आया, जिन लोगों को नहीं पता थंब रूल क्या होता है, पुरानी जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, पुराना 10-20 जगह पे हमने एक ही जैसे एरिया में 10 स्क्वायर मीटर में कोट किए, 1 कोट किया, 2 कोट किया, 3 कोट किया, तो उसमें कितना kg हमारा सीमेंट गया, उसकी एवरेज वैल्यू ली होती है। ये आपको नोट करके रखना, हमेशा आपकी थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, ज्यादा नहीं होगी। ये नोट हो गया। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या थी हमारी, 4 मीटर हमारी लेंथ थी और डेप्थ थी 40 मीटर। तो ये आ गई 4 इंटू 40 आपको कर देना है, हमारा एरिया निकल जाएगा 160 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया हो गया। मतलब 160 स्क्वायर मीटर में हमें व्हाइट वॉश करना है। अभी एरिया मिल गया। अभी क्या करना है हमें, अभी हम एक कोट के लिए निकालते हैं कि हमारा एक कोट है। थोड़ी हवा चल रही है, मैं आपको थोड़ा करके इसमें आ जाओ, ठीक है। एक कोट के लिए निकालना है, तो एक कोट में क्या करेंगे, एक कोट में हमारा टोटल कितना था 160 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो 10 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारा है, तो 160 डिवाइड बाई 10, तो मतलब हमारा 16 आया कांस्टेंट वैल्यू। तो 16 इंटू क्या करना है आपको कि एक 10 स्क्वायर मीटर में हमारा होता है एक कोट में 2 kg, तो 16 में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका हो गया 32 kg आपका एक कोट में लगेगा। कितना 32 kg आपका अगर 4/40 है। ये क्लियर हो गया। अगर आपका कोई भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर मीटर कर लेना है, उसको डिवाइड कर देना आपको 10 से, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आपको, अगर एक कोट है तो आपको 2 kg से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी जैसे अगले एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 2 कोट करते हैं इसी एरिया में, तो 160 डिवाइड बाई 10, तो हमारा आया 16, और 2 कोट कर रहे हैं तो हमारा 2 कोट में कितना जाता है 2.8 kg, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 16 इंटू 2.8, तो वो हो गया आपका 44.8 kg हमारा 2 कोट में जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं 3 कोट की तरफ। तो 3 कोट में भी आपको क्या करना है, 3 कोट में आपको करना है 16 हमारा सेम रहेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 कोट में हमारा कितना लगता है 3.5 kg लगता है, तो आपको कर दिया 16 इंटू 3.5, तो वो आपका आ गया 56 kg आपका उसमें चला जाएगा। मतलब ये प्रोसेस हो गया। अभी हम बात करते हैं ग्लू की, तो हमें फेविकोल या गम जो कितना लगेगा उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा 160 हमारा टोटल एरिया था ये वाला, 160 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमारा थंब रूल है, तो वो किया हमारा 16 आया। तो अगर हम एक कोट में ग्लू डालते हैं तो एक कोट में कैसे होगा हमारा, एक कोट में हमारा 0.07 kg, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 16
इंटू 0.07 kg, तो आ क्या हमारा 1.12 kg हमारा उसमें लगेगा। अगर 2 कोट करने तो हमारा उसका थंब रूल क्या था, उसका था 0.085, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 0.085, तो आ गया हमारा 1.36 kg। वैसे ही हमारा 16 अगर 3 कोट करने हैं तो 0.125 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ गया हमारा 1.92 kg। तो इसकी हेल्प से हम निकाल देते हैं, ये थंब रूल है सब चीज़ें, इस थंब रूल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने एरिया में कितना लगेगा। अभी दूसरी चीज़ है, और जो अब हम सेग्रीगेशन जो होती है, अगर हमारा मिक्सचर अच्छा नहीं है, वर्केबल है लेकिन अच्छा नहीं है, तो उसकी हम सेग्रीगेशन किस तरीके से रोक सकते हैं। उसकी सेग्रीगेशन हम रोक सकते हैं प्लेसिंग के दौरान। जब हम कंक्रीट करते हैं किसी चीज़ में, बीम में या स्लैब में या कॉलम में, तो हमें क्या करना है, जो भी हम उसको डालेंगे काफ़ी दूर से नहीं, मतलब 1 मीटर कम की हाइट से अगर हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कॉलम कास्ट करते हैं, कंक्रीट करते हैं, उसमें तो 3 मीटर की हाइट होती है, और फर्मा जो होता है, जो फॉर्म वर्क की होती है, जो तगारी से हम कंक्रीट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डाल देते हैं उसमें तगारी से, और जो नीचे कंक्रीट पहुंचता है वो क्या पहुंचता है, सिर्फ एग्रीगेट पहुंचता है, और बाद में जो पानी या सैंड होगी वो बाद में पहुंचता है। और हमेशा जो आपका कॉलम ख़राब निकलता है वो कहाँ से निकलता है, हनीकॉम्ब आपको देखने को कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है कॉलम के बॉटम में। और जो कॉलम का हाई रिस्क जोन एरिया कौन सा होता है, कॉलम का बॉटम ही, मतलब स्लैब से थोड़ा 1 मीटर ऊपर तक वो सबसे रिस्की जोन है, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहीं होते हैं। और जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं और वहीं एरिया में हनीकॉम्ब दिखता है तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ है। आपको कंक्रीट जब भी कॉलम में कर रहे हैं, किसी एरिया में करना है, तो 1 मीटर ज़्यादा हाइट से आपको कभी भी कंक्रीट नहीं फेंकना है। अगला जो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे, जो वॉइड आपने सुना है कंक्रीट में वॉइड हम कंपैक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं, वॉइड को ख़त्म करने के लिए। तो अगर 1% वॉइड कंक्रीट में रह जाता है, अगर प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर नहीं चलाओगे, प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं यूज़ करोगे, तो 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है। कितना, 1% वॉइड 5% स्ट्रेंथ कम करता है, ये हमेशा याद रखना। और जब हम ओपीसी कंक्रीट यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें जो कंक्रीट यूज़ करेंगे उसमें ओपीसी पड़ा होगा, तो वो क्या होता है, जब वो सेट हो जाता है, मतलब उसका इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद ही 30 मिनट बाद ही उसमें क्या देखने को मिलती है, हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रिंकेज किस वजह से होती है। तो जैसे ही इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है, ओपीसी सीमेंट उसमें पड़ा है, तो आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। मतलब इनिशियल सेटिंग के टाइम तुरंत आपको क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम तक नहीं रुकना है, नहीं तो आप सामने क्रैक जैसे देख रहे हो, ऐसे क्रैक आपको कंक्रीट में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है कि स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी। अगर एक हमने स्लम्प टेस्ट किया, उसका स्लम्प आता है 60 mm, तो उसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है। तो इसमें आपको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। अगर जो जैसे हम स्लम्प टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, अगर 0 से 24 mm स्लम्प आता है तो वो वेरी लो स्लम्प होता है, वेरी लो, मतलब उसकी वर्केबिलिटी बिल्कुल 0 होती है। अगर 25 से 50 mm आता है स्लम्प, तो उसकी वर्केबिलिटी कितनी होती है, लो वर्केबिलिटी। 20 से 24 कितना था, वेरी लो, 25 से 50 हो गया लो, और 50 से 100 mm अगर वर्केबिलिटी आती है तो वो मीडियम हुआ, अगर 100 से 175 mm होता है तो वो हाई वर्केबल कंक्रीट होगा। और हमारा कितना है, 60 mm यहाँ पूछा था, तो वो मीडियम वर्केबल कंक्रीट हम उसे कहेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अभी अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कंक्रीट ओल्ड होता जाता है, टाइम निकलता जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ये हमेशा याद रखना। तो जो मैसिव डैम्स बनाए जाते हैं तो उसमें कौन सा कंक्रीट यूज़ किया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े डैम होते हैं, मैसिव डैम, उसमें हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं कि उससे में क्रैक ना आए। रैपिड हार्डनिंग में यूज़ करते हैं, उसमें हम करते हैं लो हीट सीमेंट। तो उससे क्या होगा, जो श्रिंकेज क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो कंक्रीट हो रहा है, तो उस दौरान जब हमने कंपैक्शन कर ली, वाइब्रेटर चला लिया, और थोड़े टाइम बाद 5-10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर पानी जमा होने लग पड़ता है। तो वो किस वजह से होता है, वो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, उस चीज़ को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। और अगर एग्रीगेट के सामने जैसे एग्रीगेट देख रहे हो, इसमें से अगर हमें चूज़ करने मिले कि कौन सा साइज़ का एग्रीगेट, साइज़ तो हम नहीं बोलेंगे, कौन सा शेप का एग्रीगेट अच्छा एग्रीगेट कहलाता है, जिसको वर्केबल भी होता है और अच्छा भी होता है, वो राउंड एज एग्रीगेट होता है। जो रिवर सैंड जैसे हम यूज़ करते हैं, वैसे ही रिवर में से जो बजरी निकलती है वो राउंड एजेस रहती है, वो काफ़ी अच्छी बजरी हम या एग्रीगेट उसे बोलते हैं। और एक और चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्रीगेट 75 mm से छोटा एग्रीगेट होता है
उसको क्या चीज़ हम बोलते हैं। साइक्लोपियन एग्रीगेट क्या होता है? साइक्लोपियन एग्रीगेट वो होता है जिसका साइज़ 75 mm से कम हो, उसे हम साइक्लोपियन एग्रीगेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इन हैंड मतलब मैन मेड खुद आप मिक्स कर रहे हो, आरएमसी प्लांट से कंक्रीट नहीं आ रहा है, उसको खुद मिक्स कर रहे हो, या उसमें हमें कितनी सीमेंट की रेशो बढ़ानी होती है। जो भी डिज़ाइन किया गया है वो आरएमसी के हिसाब से किया जाता है मोस्टली। तो हैंडमेड में आपको 5% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है, और अगर पंपेबल कंक्रीट है, पंप से कंक्रीट करोगे तो उसमें तो आपको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, मतलब क्या चीज़ से कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। तो उसमें स्ट्रेंथ होती है सीमेंट, जब हाइड्रेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है, जब उसमें हम सीमेंट में पानी डालेंगे, जो हाइड्रेशन होगी, तो उसी की हेल्प से जो कंक्रीट होता है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लग पड़ता है। ये बेसिक क्वेश्चन थे आपके लिए, जो मतलब आपको पूछे जा सकते हैं जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि कंक्रीट के रिलेटेड इतने क्वेश्चन है। बाकी तो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं, वीडियोस आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। 650 प्लस वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, जो आपको काफ़ी काम आएंगी, आपको इंटरव्यू में काम आएंगी, आपको करियर ग्रोथ में काम आएंगी, और आपको साइड पे जाके वो काफ़ी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, जॉब के लिए नया चैनल क्रिएट किया ही है मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वो भी जाके सब्सक्राइब कर लो। डेली जॉब अपडेट आ रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब दोनों आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।